तो हंगरी के अंदर से मार्च सिर्फ एक महीने के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं हंगेरियन इमिग्रेशन के अंदर। दूसरे नंबर पर बात आ रही थी उन भाइयों के लिए कि अपॉइंटमेंट का मसला चल रहा है पाकिस्तान से, इंडिया से। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ये एजेंट माफिया, बस अल्लाह पाक उन लोगों को हदायत दे और उन लोगों को सबक सिखाए जो गरीब आवाम का इतना पैसा लूट रहे हैं और इतनी बड़ी और इतनी बेरहमी से ये खेल खेला जा रहा है। ये मिली भगत से सारा काम हो रहा है, आप लोगों को भी पता है। हंगेरियन गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर अब गौर कर रही है। रिसेंटली हंगेरियन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया था कि हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हंगरी के वीज़ा रेशो कैसी चल रही है और हंगरी की जो आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि हंगरी की रिजेक्शन क्यों हो रही है वीज़ाज़ की, और हंगरी की वीज़ा रेशो कैसी चल रही है स्टडी वीज़ा को लेके, वर्क वीज़ा को लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूँगा आप दोस्तों के साथ। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब गाइस, जो सबसे आपका मेन क्वेश्चन कि हंगरी की वीज़ा रेशो कैसी है, तो इसका सवाल ये है कि हंगरी की वीज़ा रेशो बाकी बहुत से कंट्रीज़ की निस्बत अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। रिसेंटली जो हंगरी की वीज़ा रिजेक्शन आ रही हैं बहुत ज़्यादा, स्टडी वीज़ा को लेके, वर्क वीज़ा को लेके और मुख्तलिफ क्राइटेरिया के वीज़ाज़ को लेके, तो उनमें जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हंगरी ने मार्च 2024 के बाद कुछ अपने रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं। तो मार्च 2024 में जैसे ही अब इमिग्रेशन ओपन हुई है, तो इमिग्रेशन ने बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़ा इसलिए भी रिजेक्ट किए हैं कि आप लोगों ने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए हैं, एम्बेसी की तरफ से ये रिजेक्शन है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो हमारे नए रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे, क्योंकि नए कानून के मुताबिक इन्होंने बहुत सी चीज़ों को चेंज कर दिया। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा भाइयों की रिजेक्शन आ रही हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से और आउट ऑफ हंगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जिन भाइयों के सवाल आ रहे थे कि हमारा वीज़ा सबमिट हुआ है दिसंबर में या नवंबर में, अभी तक हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, तो देखो भाइयों, हंगेरियन इमिग्रेशन की या कोई भी इमिग्रेशन हो, उनकी फ़र्स्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि उन लोगों के वीज़ाज़ को जल्दी क्लियर किया जाए जिन लोगों ने इनसाइड कंट्री से अप्लाई कर रखे हैं, यानी कि जो लोग हंगरी में मौजूद हैं ऑलरेडी, और अगर उन्होंने अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाल रखे हैं या वीज़ा स्टेटस चेंज करने के लिए दरख्वास्त डाल रखी है, तो पहले उन लोगों के केसेस को फुलफ़िल किया जाएगा। उसके बाद जो आउट ऑफ कंट्री से लोगों ने केस डाल रखे हैं, उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो हंगरी के अंदर से मार्च सिर्फ एक महीने के अंदर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं हंगेरियन इमिग्रेशन के अंदर। अब वो भाई जो कहते हैं कि हमारा रिस्पांस कब आएगा, तो आप लोगों को वेट करना होगा। इमिग्रेशन अभी ओपन हुई है, आप लोगों को हो सकता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको रिस्पांस आए, आप लोगों को वेट करना होगा इसमें। सेकंड ये कि जिन भाइयों की रिजेक्शन हो रही है वर्क वीज़ा वाले भाइयों को लेके, तो उनमें बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि वर्क वीज़ा वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो किस कंपनी में जा रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी एकोमोडेशन कहाँ पे है, एकोमोडेशन में कितने बंदे हैं, कितने बेड्स हैं जिस रूम में वो रहने के लिए जा रहे हैं, और जो सबसे बड़े के कि उन्होंने काम क्या करना है वहाँ पे जाके, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो इस किस्म के जो सवाल हैं वो आपसे एम्बेसडर पूछता है, और ऐसे सवालात को अगर आप फुलफ़िल ना कर पाओ तो आपका वीज़ा वो रिजेक्ट करते हैं। कोशिश करो जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करो, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा या किसी किस्म का भी वीज़ा किसी कंट्री के लिए भी, तो आपको उस पूरे वीज़ा की सारी तफसील आपको पता होनी चाहिए। आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई किया। सबसे बढ़ के कि आप अगर किसी कंपनी में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो उस कंपनी का, यूनिवर्सिटी का नाम क्या, आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी होगी, अगर आप काम के लिए आ रहे हो तो आपके एक महीने की सैलरी कितनी होगी। तो ऐसे में वो भाई जो आ रहे हैं अब रिसेंटली, अब जिन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं और जिनका इंटरव्यू अब होगा, या फ्यूचर में जो लोग हंगरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पूरा रिवाइज़ करना है। आपको ये पूरा सिलेबस होना चाहिए कि आप हंगरी के कौन से शहर में जाओगे, आपकी कंपनी का नाम क्या, आपकी कितनी सैलरी होगी, आपका टैक्स कितना जाएगा, आप अपनी अकोमोडेशन खुद पे करोगे या कंपनी पे करेगी, आपका फूड एक्सपेंसेस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, आप अपना ख़र्चा खुद करोगे, और इसके अलावा ये कि आपकी फ़ैमिली को सपोर्ट करेगी कंपनी आपको अगर लेके जाना चाहते हो बाहर, और सबसे बढ़ के ये कि क्या आप काम करने के बाद या कुछ सालों के बाद अपनी कंट्री में वापस आओगे या नहीं आओगे। तो ये तमाम सवाल आप लोगों को पहले से प्रिपेयर करके जाना होगा इमिग्रेशन में, अगर आप अब हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपनी दरख्वास्त दे रहे हो तो।
दूसरे नंबर पर बात आ रही थी उन भाइयों के लिए कि अपॉइंटमेंट का मसला चल रहा है पाकिस्तान से, इंडिया से। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ये एजेंट माफिया है, बहुत बुरे तरीके से गरीब लोगों को लूट रहे हैं, गरीब लोगों के जेब पे डाका डाल रहे हैं। अपॉइंटमेंट सेल हो रही हैं 50,000 रुपये, 80,000, 1 लाख पाकिस्तानी रुपए में। और इवन के पोलैंड की अपॉइंटमेंट्स तो पिछले कुछ महीनों में 4 से 5 लाख में भी सेल हो रही थी। बस अल्लाह पाक उन लोगों को हदायत दे और उन लोगों को सबक सिखाए जो गरीब आवाम का इतना पैसा लूट रहे हैं और इतनी बड़ी और इतनी बेरहमी से ये खेल खेला जा रहा है। ये मिली भगत से सारा काम हो रहा है, आप लोगों को भी पता। तो ये जो अपॉइंटमेंट सेल हो रही हैं या ये जो काम हो रहा है, उम्मीद तो की जा सकती है कि हंगेरियन इमिग्रेशन इसके ऊपर कोई एक्ट करे, कोई सीरियस तरीके से इसके ऊपर एक्ट करना भी चाहिए। और ये अपॉइंटमेंट जो सेल हो रही हैं या जो सारे मामला चल रहे हैं, इन चीज़ों को बंद किया जाए। हंगेरियन गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर अब गौर कर रही है। रिसेंटली हंगेरियन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया था कि हंगेरियन वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट सेल हो रही हैं, इस चीज़ का इल्म बखूबी है गवर्नमेंट को और वो बहुत जल्दी सिस्टम को चेंज कर देंगे और सिर्फ ओरिजिनल कैंडिडेट जो हैं तो वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर पाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी इस नई सिस्टम को या नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाए और आप लोग ओरिजिनल कैंडिडेट वीज़ाज़ एप्लीकेशन के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। बाकी वो भाई जो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो भाई स्टडी वीज़ा के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इल्म होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये था कि अगर अभी न्यू लॉज के बाद जो लोग आएंगे हंगरी में, तो वो लोग क्या अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं? गाइस, मार्च 2024 के बाद जो भी बंदा हंगरी में आएगा वो अपना वीज़ा किसी दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो स्टडी का वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा, वो अपने उस वीज़ा कैटेगरी को दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी हंगरी में रह रहे हैं, जिनके पास पुराने कार्ड हैं, वो तमाम लोग अपना कार्ड चेंज कर सकते हैं हंगरी के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर उनके पास ये ऑप्शन है। और बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप भाइयों को हंगरी की वीज़ा इससे रिलेटेड। और आज ईद के दिन तमाम भाइयों को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। और ये मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बारबेक्यू करने आया हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और बुदापेस्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। बहुत भाइयों के सवाल आते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी कैसी है हंगरी में और कितने मुसलमान रहते हैं, मॉस्क है क्या नहीं है मॉस्क हंगरी के अंदर। तो हंगरी में अब कुछ सालों की निस्बत अभी इस साल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने में सामने आ रही है। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगी। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, आप अपने त्यौहार बना सकते हो, रमज़ान, ईद के मौके सारी चीज़ें आप सेलिब्रेट कर सकते हो अब यहाँ पे। तो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा। ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।